देखो ध्यान दो, ध्यान दो लोग। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करें अपने यहाँ पर, एलसीएम के बारे में। देखो एलसीएम लसप है या लघुत्तम समापवर्त है। अब देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जैसे अपने पास में मैंने लिखा 2, 4 और 6, ठीक है। अब एलसीएम का मतलब ये है कि अपने को एक ऐसी संख्या लेनी है जिस संख्या में अपने को ये दी गई जो संख्या है उनका सभी का भाग चला जाए। अब ये बताओ 2, 4, 6, ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 2 का भी जाए, 4 का भी जाए, 6 का भी भाग जाए। कौन संख्या होती है? 12। देखो 12 में 2 का भाग देते हैं, 2 छिगे पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताओ 4 का जा रहा है पूरा पूरा, 6 का भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है पूरा पूरा। तो जिस संख्या में पूरा पूरा चला जाए वो संख्या उसका क्या होता है? एलसीएम। अच्छा ये बताओ 12 के बाद में 24 में भी जाता है क्या सबका? तो क्या इसका एलसीएम 24 भी हो सकता है क्या? और गलती से दोनों यदि आपको ऑप्शन में मिल जाए तो 12 होगा, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा पढ़ो देखो आप लोग, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं क्या चला जाए? पूरा पूरा भाग क्या कहलाता है? यानी कि ऐसी संख्या लेनी है जिसमें जितनी भी अपने को संख्याएं दी गई है सभी का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखो इसके लिए जैसे अपने पास में हमने एग्जांपल ले रखा है 10, 12 और 15 का। सबसे पहले देखो कभी भी आपको इस मेथड से एलसीएम निकालना हो चाहे से एचसीएफ निकालना हो, हमेशा आपको यहां पर ये देखना है कि सबसे पहले किसका भाग चेक करोगे आप लोग। अच्छा 2 के बाद में अभाज्य संख्या देखो कौन सी आती है? 3 के बाद में, 5 के बाद में, 7 के बाद में, 11 के बाद में। यानी हमेशा जब भी इनमें भाग देके चेक करते हैं तो कैसी संख्याओं का भाग चेक करते हैं? अभाज्य संख्याओं का चेक करते हैं। तो जैसे सबसे छोटी अभाज्य कौन सी होती है? किसका दिया हमने सबसे पहले? देखो 2 का भाग दिया, 2 का कितने बारी गया? 12 में कितने बारी गया? और फिर 15 में जाएगा क्या 2 का? और जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसका पूरा पूरा नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में उस मान को एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। अब देखो आगे देखते हैं, क्या 5, 6, 15 इनमें से कोई ऐसी संख्या है क्या जिसमें 2 का भाग जा रहा हूं? तो किसका देंगे फिर से वापस अपन? 5 में जाएगा क्या? तो 5 को तो ऐसा कैसा लिख लेंगे। क्या 6 में जाएगा? कितने बारी? 15 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या बचा, 5, 3 और क्या 5, 3, 15 में 2 का भाग जाता है क्या? तो 2 के बाद में किसका चेक करेंगे अपन अभी? अच्छा 5 में 3 का जाएगा, फिर 3 में कितने बारी, फिर किसकी बात करेंगे? क्या 15 में जाएगा? कितने बारी? 3 पंजे। अब क्या बचा देखो 5, 1 और अब डायरेक्टली अपन किसका देंगे इसमें 3 के बाद में, क्योंकि 3 का नहीं जाएगा इसमें, किसका देंगे फिर? 5 एकम 1 का, 5 एकम। अब देखो अब अपने पास किस किस का गया? 2, 2, 3 और सभी को आपस में क्या कर दोगे? गुना। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे। इसका मतलब इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसके बाद देखो मैंने यहां पर एक लाइन भी लिख रखी है इसके लिए कि सबसे बड़ी संख्या या उसका कोई ना कोई क्या होता है? गुणज। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 15 है, या तो 15 इसका एलसीएम होगा या फिर 15 का कोई ना कोई गुणज। गुणज मतलब इसका फाड़ा बोलने पर आगे जो मान आते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं? गुणज। तो 15 का गुणज देखो, क्या 15 में 10 का भाग जाता है क्या पूरा पूरा? नहीं जाएगा। इसका मतलब 15 तो इसका एलसीएम है, नहीं हो सकता। उसके बाद में किस 15 के बाद में कौन आएगा इसका गुणज? 15 दूनी 30। क्या 30 में 10 का जाता है? 12 का। लेकिन एलसीएम के लिए सभी का भाग जाना चाहिए क्या? इसका मतलब 30 भी नहीं होगा। उसके बाद किसकी बात करेंगे? क्या 45 में 10 का जाएगा क्या? तो 45 भी नहीं हो सकता। उसके बाद कौन आएगा इसका गुणज? 60। क्या 60 में 10 का जाता है? 12 का, 15 का। मतलब आंसर भी समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? देखो नेक्स्ट हमने किसके बारे में लिख रखा है यहाँ पर? एचसीएफ के बारे में, ठीक है। देखो एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या है? जिसको मैसअप भी कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं इसको? महत्तम
समापवर्त्य कह सकते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा पढ़ो एक बार, देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग है। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या है, उसमें तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, और इसमें क्या है, जिसका, यानी उसमें तो एक संख्या ऐसे लेते हैं जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, इसमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल अभी देखो मैंने बताया था 2 4 और 6 का आप निकाल सकते हो। देखो बेसिक तरीका क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 का कितने बार जाएगा, फिर 4 में 2 का कितने बारी, 2 बारी, 2 एकम। एलसीएम के लिए सभी को साथ में, एचसीएफ के लिए सभी को अलग अलग। एलसीएम के लिए तो सभी को, एचसीएफ के लिए अब 4 का निकालिए, 2 दूनी 4, 2 एकम, देखो 6 में 2 तिया, 3 एकम। अब आपको ये देखना इनमें कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन लेंगे वही क्या कहलाएगा अपना। अब देखो यहां पर कॉमन क्या है, पहला मान 2, 2 और 2 के अलावा तो कुछ बचा ही नहीं, और 2 के अलावा कुछ ही नहीं बचा, तो अपना एचसीएफ भी कितना हो गया, यानी आंसर कितना, 2। अब देखो मैंने इधर एक लाइन लिख रखी है, उसको पढ़ो आप लोग एक बार। सबसे छोटी संख्या या उसका गुणनखंड, और पहले मैंने क्या लिखा था एलसीएम में, सबसे बड़ी संख्या या उसका गुणज, और यहां सबसे छोटी संख्या या उसका गुणनखंड, सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए तो वही उसका क्या कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल क्या क्या ले रखा है, 2 4 और बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप 2 का भाग देके चेक करो, 2 4 में 2 का जाता है क्या, 6 में भी जाता है क्या, मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत। मैं लिखता हूं यहां पर, देखो मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिख रखा है 4 3 और 12, बताओ 3 कन्फर्म, 3 1, देखो अब सबसे छोटी संख्या कौन है, अब 4 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, 3 में जाएगा 12 में, 1 में ही नहीं जा रहा, तो मतलब फिर क्या हो जाएगा, 3 तो नहीं हो सकता। 3 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 3 में किस किस का भाग जाता है, 1 का, और 3 तो नहीं होगा, फिर कौन बचा, 4 में 1 का, 1 तो स्वतंत्र है, इसका तो किसी के साथ में भी भागे जा सकता है, तो 3 में भी जाएगा, 4 में 12 में, तो आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आ गया सभी के, कोई दिक्कत। जैसे यहां पर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, 4 8 6 एचसीएफ। देखो सबसे छोटी संख्या देखिए हमने क्या है, 8 में तो जाता है 4 का पूरा पूरा, 6 में, इसका मतलब 4 के गुणनखंड देखो, 1 होता है, 2 होता है, और कौन है, 4 को छोड़ने के बाद कौन आया, जा रहा है 4 में, जा रहा है 8 में, जा रहा है 6 में, आंसर भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। आगे देखो 5 10 25 ऐसे बताओ फटाफट, दिख रहा है आंसर है, आंसर देख के थोड़ी बताना है। देखो 5 10 और देखो सबसे छोटी 10 में जाता है, 25 में, मतलब आंसर भी 5, कोई दिक्कत है। इधर देखो 15 30 और सबसे छोटी 15 में 6 का, मतलब गुणनखंड 1 2 और 6, 6 का तो नहीं जाएगा, किसको लेंगे, 3 का सभी में जा रहा है, मतलब आंसर भी, कोई दिक्कत है। आगे आ जाओ, देखो एक बार लाइन को पढ़ो अच्छे से। एचसीएफ का मान सभी संख्याओं में न्यूनतम अंतर के बराबर या अंतर का क्या होता है, अंतर का क्या होता है, गुणनखंड होता है। जैसे देखो अभी मैंने एग्जांपल लिखाया था आपको, कौन सा था एग्जांपल, 5 10 से 15, यही था। देखो ऊपर एग्जांपल, लाइन को तो से समझ लिया आप लोगों ने क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। अरे इस लाइन का मतलब समझ गए क्या, इसका मतलब यह है कि अपने को जितनी भी संख्याएं दे रखी है, सभी संख्याओं के बीच का अंतर देखना, और जिनका सबसे कम अंतर होगा, जिनका सबसे कम अंतर होगा, या तो वो कम अंतर अपना क्या होगा, एचसीएफ, और यदि वो अंतर नहीं होता है तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, उसका कोई ना कोई गुणनखंड होगा। जैसे देखो यहां पर, अब देखो 5 10 25, 5 और 10 में कितने का अंतर है, 10 और 25 में
तो ज्यादा वाला अंतर तो लेना ही नहीं, कम वाला चाहिए अपने को। तो 5 और 25 में 20 का, तो ये वाला भी नहीं लेना। अब देखो क्या 5 का सभी में जा रहा है क्या, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 5। क्लियर ये चीज। इस पे आओ, देखो 15 और 30 में कितने का अंतर है, और 30 और 6 में कितने का अंतर है, ज्यादा है छोड़ दो। 15 और 6 में 9 का, तो अपने को तो कम वाला चाहिए, कम अंतर कितने का है 9 का। अब ये बताओ 9 का भाग जाता है क्या सभी में, तो 9 के गुणनखंड देखना है, 9 के बाद में 9 का बड़ा गुणनखंड कौन आएगा 3 का, जाता है क्या सभी में आंसर। बताओ कोई समस्या, समझ में आ गई ये लाइन, क्या है इसका मतलब कि सबका क्या लेना है अंतर, अंतर में भी कौन सा अंतर लेना है सबसे छोटा अंतर, सबसे छोटे अंतर का जाएगा तो सभी में भाग, सबसे छोटे अंतर का नहीं जाता है तो फिर उसके गुणनखंड का जाएगा। आ गया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हो, इसमें बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है क्या आपको, देखो 408 और 468 में अंतर कितने का है 60 का। अब देखो 400 से 516 पे जा रहा है, तो इनका अंतर देख लो कितने का आ रहा है, देखो 16 तो वो, और 30 और 16 46, 46 और 2 48। इसका मतलब देखो यहां पर गलत लिखा हुआ ना, सबसे कम अंतर क्या हो गया इनके बीच कितने का आ रहा है 400 500, ये तो ज्यादा ही जाएगा, क्या 48 का भाग जाएगा क्या इन सभी में। अब देखो 48 का जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए आप कैसे चेक करोगे, 48 का पढ़ा तो आपको आता नहीं है, क्योंकि आपको तो 15 का नहीं आता, अच्छे से नहीं आता आगे। अब आप क्या करोगे, आपको वहां पर 4 क्या मिलेंगे, आपको 4 क्या मिलेंगे वहां पर, तो आप किसका भाग लगाओगे फिर, ऑप्शन से भाग लगाओगे, ठीक है। जैसे ऑप्शन में मिल गया 12 मिल गया, 6 मिल गया, 4 मिल गया, और ये मान लो 20 मिल गया ना, ठीक है। अब ये सारे आपको मिल गए वहां पर है, तो आप सबसे पहले तो ये देखना कि निकाल क्या रहे हो एचसीएफ का एलसीएम, और एचसीएफ का मान सबसे बड़ा आता है कि नहीं आता है, तो सबसे पहले ऑप्शन में भी कौन सा मान उठाओगे, सबसे बड़ा उठाओगे, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है। अब 20 का भाग जाना चाहिए तो लास्ट में क्या आना चाहिए, अरे 20 का भाग जाना चाहिए तो लास्ट में आना भी क्या चाहिए, तो संभावना है क्या, फिर कौन बचा चेक करो, 12 तिया 48 जा रहा है क्या, देखो 12 तिया 36, कितना बच गया 10 से 108 में तो 12 का जाता है, देखो 12 चौके 48 36 जा रहा है क्या 12 का, आंसर भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ ऑप्शन की सुविधा नहीं है, आपको ऑप्शन मिलेंगे ना एग्जाम में। अब देखो बिनों का एलसीएम निकालना या फिर एचसीएफ, अरे पड़ोस में ध्यान ना दे, है ना। देखो अब क्या याद करना, बिन होगा एलसीएम या, सबसे पहले बता दो ये बिन क्या लफड़ा होता है, ऊपर नीचे मान लिखे हुए हो ना, देखो बिन होता है अंश बटा आर होता है, देखो बिन का क्या निकालना हो, देखो इसमें दो ही तो चीजें पूछेगा अपने को, या तो एलसीएम पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, जो चीज निकालनी है वो तो किसकी ऊपर वाले यानी किसकी अंश की निकालनी है, और जो चीज नहीं निकालनी वो किसकी निकालनी है। जैसे सबसे पहले हमने फॉर्मेट लिखा, बिन का क्या ज्ञात करना एलसीएम ज्ञात करना, और एलसीएम ज्ञात करना तो अंश का तो क्या निकालोगे, क्योंकि जो ज्ञात करना है वो अंश का एलसीएम यानी ऊपर वाले का तो, अच्छा निकालना क्या नहीं है अपने को एचसीएफ, तो नीचे वाले का क्या निकाल दोगे, समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार बिन का क्या निकालना हो, तो ऊपर वाले का तो नीचे वाले का निकाल दोगे, कोई समस्या। अब जैसे देखो एग्जाम्पल है क्या आपके सामने, यहां पर मैं लिख देता हूं 3/4 2/5 और 6/4 का एलसीएम ज्ञात करें, फटाफट से आंसर दे दो मेरे को। 3/4 2/5 6/4 का एलसीएम कितना आ रहा है, देखो क्या निकालना है, जो निकालना है वो किसका निकालोगे ऊपर वाले का, ऊपर में कौन कौन है 3 2 और एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या 6 में जा रहा है 3 का 2 का, मतलब एलसीएम तो नीचे वाले का
4 5 और 4 इनका एचसीएफ एक, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है? क्या 4 का भाग जा रहा है क्या 5 में? 4 के गुणनखंड 1 2 और 4, 2 का भी, फिर कौन बचा? तो 4 6/1 यानी कि आंसर भी कितना हो जाएगा? बताओ कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है तो फिर इसका एचसीएफ बताओ, इसी का बताओ, इसी का एचसीएफ। एक बटा, देखो ऊपर वाले का क्या निकालोगे? सबसे छोटी संख्या, लेकिन 3 में, फिर गुणनखंड कौन बचा? ऊपर कितना? 4 5, 4 एलसीएम है, तो 1 बटा, कोई समस्या, कोई लपड़ा? कहीं लपड़ो को। अब देखो, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछने की जो संभावनाएं रहती है और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो बेसिक पूछेगा, बेसिक नहीं पूछेगा तो हमेशा आपको संख्याओं का अनुपात देगा, एचसीएफ देगा, और पूछेगा संख्याएं क्या होगी। हो सकता है संख्याओं का अनुपात और आपको क्या दे दिया जाए? एलसीएम दे दिया जाए, और फिर क्या पूछ ली जाए? संख्याएं। हो सकता है दो संख्याओं के मान दे दिए जाए, एक एलसीएम दे दिया जाए, फिर क्या पूछ लिया जाए? एचसीएफ पूछ लिया जाए। देखो, हमेशा संख्याओं का एचसीएफ क्या मानोगे आप लोग? हमेशा संख्याओं का एचसीएफ क्या मानोगे आप लोग? एच मानोगे। अब देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे ये बताओ 5 और 10 है, 5 और 10 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 5 ही होगा। एचसीएफ से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी, कितना अनुपात बन के आया? 1 और 2 कैसी संख्या? 1 और 2 कैसी संख्या? कैसी अच्छी दिख रही है? अरे क्या नाम देते हैं इनको? सहअभाज्य संख्या, जो कभी एक दूसरे से, उन्हें कौन सी संख्या नाम देते हैं? क्या सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बताया था मैंने आप लोगों को? सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम तो कितना होता है? उन संख्याओं का गुणनफल है। और एचसीएफ कितना होता है? एक होता है। चाहे वो सहभाज्य हो, चाहे वो आपेक्षिक अभाज्य हो, चाहे से वो जुड़वा अभाज्य हो, सभी का एचसीएफ तो एलसीएम में उनका गुणनफल होता है। देखो यहां पर बताओ 1 और 2, यानी एचसीएफ का भाग देने के बाद में जो संख्याएं बचती है वो कौन सी संख्याएं बचती है? सहभाज्य बचती है। अब बताओ कि इन अनुपातों को मैं यदि इनके एचसीएफ से गुणा कर दूं तो बताओ संख्याएं आएगी कि नहीं आएगी? 5 से गुणा, 5 से गुणा, 5 दूनी 10, संख्याएं आएगी कि नहीं है? वापस आ गई। अब देखो 5 का और 10 का एलसीएम लो कितना आएगा? अरे एलसीएम लो कितना आएगा? 10 आएगा। और मैं यदि इन दोनों को गुणा कर लूं, अनुपातों को, 2 एका में, और एचसीएफ से गुणा कर दूं, क्या 10 ही आएगा क्या? तो आप एलसीएम देखो कैसे निकालोगे। सुरेंद्र फोन बंद कर दे। देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या मानोगे आप लोग? एच मानोगे। तो वो दोनों संख्याएं क्या क्या होगी? एच एक्स और ए, यानी अक्स और वाई तो कैसी संख्या? सहभाज्य। क्योंकि एच से बाहर निकालोगे, एच से काट दोगे, तो जो मान बचेगा वो कैसी संख्याएं बचती है? तो इसका मतलब अक्स और वाई जो बचेगा वो कैसी संख्याएं बचेगी? सहभाज्य संख्याएं बचेगी। अर्थात जब संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो और क्या दे दिया जाए, जैसे मैं कह दूं अनुपात तो 1:2 है, एचसीएफ 4 है, मैं कहूं संख्या निकालो भाई, तो क्या करोगे? दोनों कितने से गुणा कर दो? 4 से। 4 दूनी, तो संख्या 4 और क्या होगी? तो क्या करोगे? जैसे अनुपात क्या दे रखा है? अक्स अनुपात, एचसीएफ क्या माना आपने? तो संख्या क्या क्या हो जाएगी? एच अक्स और एच वाई हो जाएगी। देखो लिख रखा है एच एक्स और क्या होगी? एच ए। और इनका क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को दो गुणा कर दो, और फिर किससे गुणा कर दो? क्योंकि देखो आपको पता है एचसीएफ में सबसे पहले कॉमन को बाहर लेते हैं अपन। एच एक्स और एच वाई में कॉमन कौन दिख रहा है आपको? यहाँ तो कौन बचा अक्सर, यहाँ कौन बचा? तो एलसीएम क्या बन जाता है? एच एक्स से। याद कर लो एचसीएफ हमेशा क्या मानोगे? एलसीएम क्या होगा? संख्याएं क्या होगी? एच एक्स और एच ए,
याद हो गए क्या? बताओ एचसीएफ हमेशा क्या मानोगे आप लोग? संख्याएं निकालनी है तो अनुपात को किससे गुणा करोगे? एचसीएफ से। यानी एक्स और वाई अनुपात है तो संख्याएं क्या क्या हो जाएगी? एच एक्स और एच ए। और एक्स वाई जेड अनुपात है तो एच एक्स एच वाई एच ए जेड हो जाएगी। और आपको एलसीएम पूछ लिया जाए तो एच एक्स वाई हो जाएगी। क्लियर है सभी का? अब देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। और ये दे रखा है कि आपको दो संख्याओं का क्या दे दिया जाए? तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के कैसे होता है? यानी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के कैसे होता है? प्रूफ करते हैं। आओ देखो, जैसे मैंने संख्या ली 5 और एचसीएफ तो कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 10 को 5 से गुणा करो तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना? और संख्याओं को गुणा करो 10 पंजे। क्या क्लियर हो गई क्या ये चीज? क्या क्लियर हुआ आपका? दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ के। क्लियर है सभी का? जैसे ये मानो जिनका दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ तो 8 है और एलसीएम जो है 40 है। एक संख्या 16 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्या होगी? आपको पता है मैंने अभी क्या बताया आपको? एलसीएम को किससे गुणा कर दो? एलसीएम तो कितना? एचसीएफ 8 एलसीएम है। एक संख्या दे रखी है क्या? दूसरी संख्या ज्ञात है। तो देखो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 8 कट गया। 2 से कितने बारी? बताओ अक्स का मान कितना? तो क्या निकाल सकते हो क्या आप लोग? आपको एचसीएफ दे दिया जाए, आपको एलसीएम दे दिया जाए और एक संख्या दे दी जाए तो दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हो कि नहीं? कोई समस्या आएगी किसी के? ठीक है, दिमाग में सेट भी कर लेना इसको थोड़ा सा। अब जो पढ़ाया जा रहा है अभी जो मैंने अभी यहां से बताया था आपको, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है यहां से आगे जो आप पढ़ रहे हो। देखो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से पहले थोड़ी थ्योरी देखो इसकी एक ये। देखो क्या लिखा हो, यदि संख्या में क्या दे दिया जाए? अक्स वाई और उसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बचे? आर। प्रत्येक स्थिति में आर मतलब कि शेषफल कैसा बचे? कैसा शेषफल बचे? समान शेषफल बचे। देखो जैसे मैंने कहा 60 में मैंने 62 में मैंने 5 का भाग दिया तो आपको पता है यहाँ पर 60 तक तो पूरा पूरा चला जाएगा, शेष कितना बचेगा? अब ये दो नहीं बचता तो पूरा पूरा भाग जाता कि नहीं? इसका मतलब इस 62 में से दो कम होता तो भाग पूरा पूरा जाता कि नहीं? यानी किसी संख्या में भाग देने पर कोई शेषफल बच रहा है, उस शेषफल को यदि हटा दिया जाए तो शेषफल को हटाने के बाद में जो संख्या बचती है उसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं? जैसे मैं कहता हूं कि मैंने किसी संख्या में 40 का भाग लगाया और 4 शेष बचा, बताओ उस संख्या में से 4 माइनस कर दूं तो 40 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? क्लियर सभी का? किसी की समस्या? तो ऐसी स्थिति में वो संख्या क्या होती है? एक्स वाई जेड का तो क्या लेना है? एक्स वाई जेड जिसका भाग दे रहे हैं उनका तो क्या ले लो, और जो शेषफल बच रहा है उसे क्या कर दो? जोड़ दो। ये तो है इसका बेसिक तरीका कि सभी का एलसीएम लेके और शेषफल को उसमें जोड़ दो। अब देखो जैसे इसी प्रकार का मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन को अपन ऑप्शन के हिसाब से कैसे करेंगे वो भी देख लो। लिखा हुआ है आपके सामने कि प्रत्येक ऑप्शन में से किसको घटा देंगे? शेषफल को घटा दें और घटाने के बाद में जिस ऑप्शन में दी गई संख्याओं का भाग जाएगा वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी का? क्या करोगे? प्रत्येक संख्याओं में से प्रत्येक जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसको घटाओगे? समान शेष बचता है तभी क्या करोगे? शेष को घटाओगे। यदि अंतर समान आता है तो शेषफल को जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक में क्या आ रहा है? समान शेषफल आ रहा है
और समान शेषफल आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसको घटाओगे। घटाने के बाद में जो मान आपके पास आते हैं उनमें यदि दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे कितने का भाग दे दे, 36, 48, 54, 60 और 90 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बचे। एक बार देखो, देखिए समझ में आता है क्या आपके, आ गया आंसर तो आ ही रखा है वैसे। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसे 36, 48, 54, 60, 90 बेसिक से करेंगे, इन सभी का क्या लेना पड़ेगा और एलसीएम लेने के बाद में क्या जोड़ दोगे और वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन देखो इतना टाइम भी नहीं कि इसको बेसिक से समझाए, आप इस पर ध्यान दो डायरेक्ट ऑप्शन से। देखो मैंने बताया कि आपको कि यदि समान शेषफल बचता है तो आप जो शेषफल बच रहा है उसे क्या कर दोगे, सभी ऑप्शन में से घटाओ। देखो कितना बचा, 10 घटाया तो ये बच गए यहाँ पर, इसमें 10 घटा दिया, इसमें 10, इसमें से भी क्या घटा दिया हमने, 10। अब घटाने के बाद जो बच गए उनमें किस किस का भाग जाना चाहिए, 36 का, 48 का, 54 का, 60 का, 90 का। देखो लास्ट में जीरो आ रहे हैं, मतलब प्रत्येक ऑप्शन में लास्ट में क्या मिलना चाहिए, है क्या ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें जीरो नहीं है, तो एक तो कैंसिल। अब देखो मेरे को एक बात हो, 36 में 9 गुणा 4 है क्या, 36 कौन बेटा है, और 9 का रूल क्या कहता है, अंकों के योग में किसका जाना चाहिए, अंकों का योग करो। देखो 9 9 9 7 और 2 9, इसमें तो जा रहा है 9 9 7 2 9, इसमें क्या 3, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 7 बचता तो इसमें भी नहीं जाएगा। अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला। बताओ कर सकते हो कि नहीं, किसी की कोई समस्या। क्या करोगे जब शेषफल समान बचता है तो क्या करोगे, शेषफल घटा करके उन संख्याओं को चेक कर लोगे किसका भाग जा रहा है, तो जिसका पूरा जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा वही अपना ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला देखो, जब किसी संख्या में एक्स वाई जेड का भाग देने पर ए बी सी शेषफल बचता है। देखो ए बी सी क्या करता है, शेषफल बचता है, लेकिन एक्स में से ए को घटा दो, चाहे वाई में से बी को घटा दो, चाहे जेड में से किसको घटा दो, सी को घटा दो, प्रत्येक मान कैसे आते हैं, समान। अर्थात सभी का अंतर कैसा हो, सभी का अंतर समान होता है। तो देखो बाई ऑप्शन यदि हल करेंगे तो आपको करना क्या है, बाई ऑप्शन में जहां उसमें माइनस कर रहे थे वहां इसमें क्या करोगे आप, प्लस करोगे। ठीक है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर 7, 17, 27, 37 शेषफल बचते हैं। देखो 15 में से 7 गया तो 8, 25 में से 17 गया तो 8, 35 में से 27 गया तो 45 में से 37 गया तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल, शेषफल है, अंतर क्या है, क्या अंतर समान है क्या, अंतर समान तो सभी में क्या कर देंगे, अंतर को जोड़ देंगे, अरे अंतर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे देखो यहां पर पहला ऑप्शन क्या था, 1500, 1500 क्या था, और 1575 में क्या जोड़े हैं अपन ने, 8, और 1575 में 8 जोड़ने पर क्या बनेगा मुझे ये बताओ आप लोग, 8 जोड़ लो 1500 क्या बनेगा, 83। लास्ट में कितना आ रहा है, लेकिन 15, 25, 35 भाग जाना तो लास्ट में जीरो या क्या मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है क्या, अरे मिल रहा है क्या, ऑप्शन है कैंसिल। 67 में 8 जोड़ो, 8 और 7 15, 1575। एक बार इसको रखो, आगे वाला चेक कर लेते हैं पहले। इसमें 8 और 6 14, 4 क्या जाएगा क्या, और इसमें आप 8 जोड़ोगे तो इसमें भी नहीं जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा और वही अपना आंसर हो गया। क्लियर हो गया सभी का, कोई समस्या। अगला प्रश्न देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से किसी में से किसी से भी विभाजित कर दें तो शेष क्या बचता है, एक बचता है। तो 7 से क्या होती है वो, देखो 7 से पूरी भाग जा रही है, इसका मतलब जो ऑप्शन आएंगे ना उनमें किसका भाग जाएगा, पूरा पूरा। तो आप तो ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए।
4 ऑप्शन है, 7 का किस में जा रहा है पूरा पूरा चेक करो। अरे 7 का पूरा पूरा किस में जा रहा है चेक करो। 7 चौक 28, 21 जा रहा है क्या इसमें तो? 7 या 21 63, 7 नाम 63 जा रहा है क्या इसमें भी? देखो 7 या 21, 7 या 21 जा रहा है क्या? केवल एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें नहीं जा रहा। चलो ये काम जुगाड़ी यहीं तक था अपना। अब यहाँ पर आओ, प्रत्येक से क्या बच रहा है? एक से इस पर बच रहा है। प्रत्येक से समान बच रहा है क्या? समान बच रहा है, सभी से क्या करेंगे फिर? एक एक अभी पढ़ा था ना हमने, सेम वही कंसेप्ट आ गया। एक एक हटाओ, देखो 300, 270, 230। क्या 300 में 7 का भाग जा सकता है क्या? 270 में जाएगा? नहीं जाएगा। 230 में, अरे 230 में देखो इसमें आ रहा है अपने पास में अरे रुको 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 रुको, 7 का थोड़ी चेक करना है अब तो 7 का नहीं, अब तो किन का चेक करना है? 2 3 4 5 6 का। देखो 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, और लास्ट में डबल जीरो आ रहे हैं, 4 का भी जाएगा। क्या? 275। हाँ देखो इसमें चेक करते हैं पहले। 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, डबल जीरो 4 का भी जाएगा, जीरो आ रहा है 5 का भी जाएगा, और 6 का भी जाएगा, और सब में से बड़ा मान भी यही दिख रहा है, तो आंसर भी ये हो जाएगा क्योंकि एलसीएफ के लिए सबसे बड़ा मान चाहिए अपने को। सबसे बड़ा मान कौन सा आ जाएगा? 300 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, देखो इसमें आपको करना क्या है? 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 100। देखो एक साथ बजाना है, तो सभी का क्या ले लो आप लोग तो? एलसीएम। क्या ले लो? कितना आ जाएगा एलसीएम में? एलसीएम कितना आ जाएगा? 400। अब 432 किस में आएगा? सेकंड में। 432 से सेकंड में। अपने 8:20 तो हो चुकी है। अब इसको मिनट में बदलो। क्या 420 तक तो 60 का पूरा पूरा जाएगा? फिर कितना बच गया? 60 का पूरा पूरा कितने बार गया? यानी 7 मिनट और कितनी देर बाद में? अभी टाइम क्या हो रहा है? 8:20। घड़ी में देख के मत बताना ना। 8:20 कितना हो रहा है? 7 मिनट 12 सेकंड बाद। तो 8:20 हो गई, 7 मिनट बाद में 27। 8:27 और कौन सा ऑप्शन है? निकाल सकते हो? कोई समस्या? आगे की बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।